यदि आप 6 to 12 किसी भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं या फिर अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि वीडियो अच्छी लगे तो। चैप्टर का नाम है तरंग गति। देखिए चैप्टर का जो नाम है वेव मोशन, यानी ये चैप्टर बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और इसमें से किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं उसको भी हम देखेंगे। नोट्स करने वाले कुछ बिंदु हैं, पहले इनको डिस्कस करेंगे। तरंग किसको कहते हैं? तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है यानी डिस्टॉर्शन है जो उद्गम बिंदु के माध्यम के कणों के वास्तविक स्थानांतरण के बिना सभी दिशाओं में संचरित होता है। ये कहना चाहते हैं कि जो तरंग गति होती है इसमें माध्यम के कण अपने स्थान को चेंज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है इसके आगे, तरंगों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, यांत्रिक तरंगें और विद्युत चुंबकीय तरंगें। यांत्रिक तरंगें यानी मैकेनिकल वेव्स होती हैं। मैकेनिकल वेव्स ऐसी तरंगें जो किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो बिना अपना स्वरूप बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है, तो ऐसी तरंगों को हम यांत्रिक तरंगें कहते हैं। इसके आगे यांत्रिक तरंगों के कुछ और भी गुण हैं। यांत्रिक तरंगें किसी भौतिक माध्यम में ही संचरित होती हैं। यांत्रिक तरंगों द्वारा केवल ऊर्जा तथा संवेग का संचरण होता है, द्रव्य का नहीं। द्रव्य मतलब मैटर यानी ठोस द्रव गैस ऐसे पदार्थों का संचरण नहीं होता, केवल एनर्जी जा सकती है और मोमेंटम संवेग जा सकता है। नेक्स्ट है इसके आगे, देखिए और इसके आगे पॉइंट है कि जल की तरंगें, ध्वनि की तरंगें, स्प्रिंग की तरंगें इत्यादि यांत्रिक तरंगों के उदाहरण हैं। यांत्रिक तरंगों के प्रकार। जब किसी माध्यम में कोई यांत्रिक तरंग संचरित होती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। कणों के कंपन करने की दिशा के अनुसार यांत्रिक तरंगें भी दो प्रकार की होती हैं। मैकेनिकल वेव्स भी दो तरीके की होती हैं। देखिए पहला है इसमें अनुप्रस्थ तरंगें और दूसरा है अनुदैर्घ्य तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्घ्य तरंगों को भी हम समझते हैं। अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरण होने पर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, तो ऐसी तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग जो होती हैं ये ट्रांसवर्स वेव्स इसको हम कहते हैं। ये दरअसल इस प्रकार की होती हैं, यदि तरंग संचरण की दिशा है ये यानी वेव प्रोपेगेशन डायरेक्शन ये है और तरंग की जो कंपन है वो लंबवत होने लग जाए यानी तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, इस तरीके से यदि कण कंपन करें देन ये जो मोशन है ये कही जाती है अनुप्रस्थ तरंगों के अंतर्गत। दूसरा इसका ही रिवर्स है। आप देखते हैं आगे उदाहरण, पहले इसका समझते हैं अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण कौन कौन से हैं। तनी हुई डोरी या रस्सी में जो कंपन होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? अनुप्रस्थ तरंगों के। और नेक्स्ट है इसके आगे, पानी की सतह पर जो उत्पन्न तरंगें भी क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। नेक्स्ट है और पॉइंट इसके बारे में, अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोसों में उत्पन्न की जा सकती हैं जिनमें दृढ़ता होती है। गैसों में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं की जा सकती। द्रवों में अनुप्रस्थ तरंगें उनके भीतर नहीं बन सकती, केवल उनके तल पर ही बनती हैं। जैसा कि जब किसी पत्थर को हम तालाब में मारते हैं और उसमें तरंगें जो उत्पन्न होती हैं वो केवल उसकी सतह पर चलती हैं। और आगे नेक्स्ट है, अभी अनुप्रस्थ तरंगों के गुण चल रहे हैं। ये अनुप्रस्थ तरंगें वैद्युत चुंबकीय हो सकती हैं जैसे प्रकाश तरंगें, यानी लाइट जो वेव्स है, लाइट वेव क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग है। लाइट एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव है। ये है वैद्युत चुंबकीय तरंग, इसको हम कहते हैं EMW यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। नेक्स्ट है इसके आगे, अनुप्रस्थ तरंगों में मध्य स्थिति के ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को हम स्रंग कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं, और जब नीचे की तरफ अधिकतम विस्थापन होता है तो उस स्थिति को गर्त कहते हैं। कैसे कहते हैं? देखिए अनुप्रस्थ तरंगें जो चलती है ये चलती है हमेशा ऊपर नीचे की तरफ, और यदि हम ये मिड पॉइंट मान लें कि तरंग संचरण की दिशा ये है, तब हम कहते हैं कि जो मैक्सिमम ऊपर की तरफ जाता है इसको हम कहते हैं स्रंग, और नीचे की तरफ जो डाउनफॉल जाता है ये होता है इसका गर्त। अब आते हैं और थोड़ा सा
किसी तरंग के लिए दो लगातार सुरंगों या गर्तों के बीच की नियत दूरी होती है जिसे अनुप्रस्थ तरंग की तरंग दैर्घ्य कहते हैं, वेवलेंथ। इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। आप देख सकते हैं कोई यदि तरंग इस तरीके से चल रही है तो इसके मैक्सिमम ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, सुरंग। ये होता है सुरंग। और ये नीचे की तरफ जो जाता है इसको कहते हैं हम गर्त। अभी बताया हमने। और दो सुरंग लगातार सुरंगों यानी एक के बाद दूसरा जो आता है सुरंग, या दो लगातार गर्तों यानी यहाँ से और यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस है, इसी को हम लैम्डा कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। नेक्स्ट है अब इसके आगे अनुदैर्घ्य तरंगें। अनुदैर्घ्य जो तरंगें होती हैं इनको हम इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगों के संचरित होने पर यदि माध्यम के कण तरंग संचरण की ही दिशा में कंपन करते हैं तो उस तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। जैसे किसी स्प्रिंग को खींचकर छोड़ देने पर उसमें उत्पन्न अनुदैर्घ्य तरंग है। देखिए कैसे इसको समझते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास में कोई वेव है, एक कोई माध्यम है, और यदि ये माध्यम इस तरीके से है तो प्रोपेगेशन डायरेक्शन ये है वेव की, यानी वेव इधर से चलेगी। यदि कोई वेव इधर से इधर को जा रही है तो कंपन की दिशा ऐसे होगी, इस तरीके से। इसको हम कहते हैं कौन सी वाली मोशन तरंगें, अनुदैर्घ्य तरंगें, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। अनुदैर्घ्य जो तरंगें होती हैं इनमें दो घटनाएं पाई जाती हैं, देखते हैं इसमें। जिन स्थानों पर स्प्रिंग के चक्कर पास पास में होते हैं वे संपीड़न यानी कंप्रेशन में कहे जाते हैं। जिन स्थानों पर चक्कर दूर दूर हैं वे स्थान विरलन यानी रेयरफैक्शन की दिशा में कहे जाते हैं। जैसे जहाँ पे ज़्यादा अधिक दबाव होगा स्प्रिंग के अंदर उसको हम संपीड़न कहेंगे, और जहाँ पे स्प्रिंग खुली हुई होगी उसको विरलन कहते हैं। ये स्प्रिंग के लिए हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है, लेकिन वेव जो होती है वो सेम इसी प्रकार की होती है। अनुदैर्घ्य जो तरंगें होती हैं ये सभी प्रकार के माध्यमों यानी ठोस, द्रव या गैसों में उत्पन्न की जा सकती हैं। वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगें सदैव अनुदैर्घ्य तरंगें ही होती हैं। अनुदैर्घ्य तरंग हमेशा यांत्रिक होती है और द्रवों की सतह पर अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण होते हुए भी उनके भीतर केवल अनुदैर्घ्य तरंगें ही संचरित हो सकती हैं। आगे है कुछ परिभाषाएं हैं, इनको भी हम एक बार देख लेंगे। आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड किसको कहते हैं? किसी माध्यम में तरंग संचरण की स्थिति में माध्यम का कोई कण अपना एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है इसके आगे आवृत्ति। किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर माध्यम का कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है अभी परिभाषाएं हैं कुछ और भी। आवृत्ति चाल तथा तरंग दैर्घ्य में संबंध, ये हमको याद होना चाहिए। देखिए आवृत्ति चाल और तरंग दैर्घ्य में जो एक रिलेशन है वो जनरली हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू एन लैम्डा। v इज इक्वल टू एन लैम्डा, यानी कि कभी कभी इसको n के बजाय न्यू भी लिख देते हैं। चाल जो होती है किसके बराबर होती है? आवृत्ति गुणा तरंग दैर्घ्य के। और इसके आगे चूँकि आप जानते हैं कि जो आवृत्ति होती है वो किसका अपोजिट होती है? 1/, आवर्तकाल का। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, ये बात ध्यान रखें, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रति सेकंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इसके आगे विद्युत चुंबकीय तरंगें। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त ऐसी तरंगें भी होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, जैसे कि प्रकाश, एक्स किरणें, रेडियो तरंगें इत्यादि विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण हैं। आगे है सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें एक ही चाल से चलती हैं तथा इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आइए विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए हम थोड़ा सा एक वर्गीकरण देखते हैं। देखिए एक यहाँ पे ग्राफ के थ्रू समझाया गया है। दरअसल ये स्पेक्ट्रम को समझाया गया है। यहाँ पर स्पेक्ट्रम होता क्या है?
जो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो विभिन्न प्रकार की उनकी घटती हुई तरंगों के क्रम में होती हैं, जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं तो हमारे पास जो होती हैं गामा रेज होती हैं। गामा रे सबसे ज़्यादा ब्रूटल वेव्स होती हैं, खतरनाक मानी जाती हैं। और यदि बात करें तो कॉस्मिक पूरे कॉस्मॉस में ये किरणें सबसे ज़्यादा घातक हैं। यहाँ तक कि ये किरणें डीएनए में भी बदलाव कर सकती हैं, डीएनए या जीन्स को चेंज कर सकती है। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे, दरअसल इसमें पूछा जाता है कि जो जितने भी प्रकार की किरणें हैं किसके अंतर्गत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो स्पेक्ट्रम है, इस सभी को हम स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं, जितना भी हमें ये फॉर्मेट दिखाया गया है। तो इसमें किरणें अलग अलग तरीके की होती हैं, जिनमें से ये पूछा जाता है कि गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें और दृश्य प्रकाश, अवरक्त, लघु माइक्रोवेव या लॉन्ग रेडियो वेव्स। और इसके आगे एक दो और प्रकार की किरणें हैं, जैसे कि टेलीविज़न, एएम रेडियो और दीर्घ रेडियो तरंगें। हालांकि इसमें ज़्यादा हमको बस इतना याद रखने वाला बिंदु होता है, पूछा ये जाता है क्वेश्चन कि सही क्रम क्या है उनका घटते हुए तरंग दैर्घ्यों के रूप में या आवृत्ति के रूप में, निम्नलिखित तरंगों का घटता हुआ क्रम या बढ़ता हुआ क्रम। तो आप ध्यान रखेंगे इसमें कि गामा रे सबसे ऊपर होता है, यानी गामा रे की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा होती है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। ऐसे ही गामा रे के बाद एक्सरे आती है। एक्सरे जो होती है गामा रे से थोड़ा कम घातक होती हैं। इसके बाद आती है पराबैंगनी किरणें, जो हमारे सौरमंडल में आ जाती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज। इसके बाद जो होता है हमारा दृश्य प्रकाश, विजिबल रीजन जिसको हम कहते हैं, या हम इसको नग्न आँखों से अपनी जो ऑब्जर्व कर पाते हैं, केवल वो इतना ही क्षेत्र होता है। बाकी प्रकार की जो तरंगें हैं हम उनको नग्न आँखों से नहीं देख सकते। तो इसमें जो दृश्य प्रकाश है वो भी हमारा विबग्योर के रूप में होता है। 7 प्रकार के रंग इसमें पाए जाते हैं। देखिए ये 7 प्रकार के रंग जो हैं दृश्य प्रकाश के अंतर्गत हैं। बैंगनी, बेंज, नीह, पी, नाला, ये जो हैं 7 प्रकार के होते हैं, जिसको हम प्रिज्म के थ्रू समझते हैं। इसके बाद जो तरंगें आती हैं वो होती हैं अवरक्त, इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड होती है, फिर माइक्रोवेव होती हैं, फिर रेडियो वेव्स होती हैं। इतना आप याद रखेंगे कि रेडियो वेव्स जो होती हैं वो सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली और सबसे अधिक उनकी तरंग दैर्घ्य होती है। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर पर, जो हमारे पास में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस एग्जाम्स में। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? यांत्रिक तरंग का अभी हमने बताया कि ध्वनि तरंगें जो होती है यांत्रिक तरंगें होती हैं, जबकि ये जो होती है हमारी रेडियो वेव्स, प्रकाश तरंगें, एक्स तरंगें, ये सब जो होती हैं कौन सी होती हैं? ट्रांसवर्स वेव होती हैं। आइए एक बार और देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। उपयुक्त विकल्पों में ध्वनि तरंगें जो होती हैं साउंड वेव यांत्रिक तरंगें हैं, जबकि रेडियो, एक्स और तथा ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। आगे है यांत्रिक तरंगें किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो अपना स्वरूप बिना बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। यांत्रिक तरंगें माध्यम के कणों की सीमित गति के द्वारा तथा संवेग का संचरण करती हैं, परंतु माध्यम में अपने ही स्थान पर बना रहता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है। अनुदैर्घ्य तरंगें यानी जिनके माध्यम के कण कौन से होते हैं? तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। तो ऐसी तरंगों को हम अनुदैर्घ्य तरंगें कहते हैं, और इसका जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा ध्वनि तरंगें। अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं ध्वनि तरंगें। मोस्टली अभी मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन ज़्यादा कौन सा पूछा जाता है, किससे संबंधित क्या पूछा जाता है। आइए बार बार अब इस क्वेश्चन में रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। पहला है प्रकाश के बारे में पूछा जाता है कि प्रकाश कैसी तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है? ये है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। और प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ होने के साथ साथ क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है। और इसके बाद में पूछा जाता क्वेश्चन कि ध्वनि तरंग कैसी है? ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ध्वनि तरंग क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें डेफिनेशन इन्होंने दे दी है। नेक्स्ट चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पर।
निम्न में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अभी हमने बताया था एक्स किरणें तो आती हैं और गामा किरणें भी आती हैं, पराबैंगनी किरणें भी आती हैं, पराध्वनि तरंग नहीं आती क्योंकि ये साउंड वेव होती हैं। ये कैसी होती हैं? अल्ट्रासोनिक वेव हैं, साउंड वेव। और इसके आगे है, अच्छा इससे संबंधित परासोनिक, इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो अल्ट्रासोनिक वेव होती हैं। इससे पूछा जाता है कि जो पराध्वनि तरंगें होती हैं इनकी आवृत्ति कितने तक होती है? इनकी आवृत्ति जो होती है 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है, यानी कि, और इससे पिछली जो होती है वो होती है हमारी श्रव्य तरंगें, जिसको ऑडिबल वेव कहते हैं। ऑडिबल रेंज की जो तरंगें होती हैं वो होती हैं 220 से 20,000 यानी 20 किलोहर्ट्ज तक जो होता है रेंज, ये हमारा ऑडिबल रेंज होता है। नेक्स्ट है इसके आगे 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि जो दीर्घ रेडियो तरंगें हैं पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो दीर्घ जो रेडियो तरंगें होती हैं वो आयन मंडल से ट्रांसमिट होती हैं। जो रेडियो वेव्स होती हैं वो भी 2-3 प्रकार की होती हैं, कोई शॉर्ट और मध्यम और दीर्घ प्रकार की। तो आयन मंडल आप जानते हैं कि पृथ्वी का बाहरी मंडल होता है, आयनोस्फीयर जिसको हम कहते हैं। आइए इसमें और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। यह मंडल 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य स्थित है। यहाँ हवा विद्युत आवेशित होती है। जो हवा होती है यहाँ पे चार्ज होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक उसमें करंट पाया जाता है। इसके आगे है नेक्स्ट, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है। बेतार का तार जो कहते हैं हम, वो जो होता है आयनोस्फीयर द्वारा होता है। नेक्स्ट है इसके आगे 6 नंबर क्वेश्चन, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? रेडियो तरंगों का विक्षेपण आप सभी जानते हैं, अभी बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा, आयनोस्फीयर होता है जो रेडियो वेव्स जहाँ से ट्रांसमिट होती हैं, जहाँ से टकराकर वापस लौट आती हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर पाती? शून्य मतलब अंतरिक्ष में। अब अंतरिक्ष में वो तरंगें संचरण नहीं कर पाएंगी जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। तो ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ये क्या होंगी? अंतरिक्ष में ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगी, अंतरिक्ष में संचरण नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता, ना कोई माध्यम होता है। आगे इसमें और भी क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनने की संभावना है। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगें निर्वात यानी कि अंतरिक्ष या शून्य में गति नहीं कर सकती। यही कारण है कि चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता। वहाँ दो व्यक्ति एक दूसरे की बातों को नहीं सुन सकते। तरंग संचरण 2 प्रकार का होता है, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य। ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। कॉस्मिक जो तरंगें होती हैं वो कैसी होती हैं? कॉस्मिक वेव्स जो होती हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पहला ऑप्शन भी नज़र में रखेंगे हम, ये है आवेशित कण है। हो सकता है एक्चुअल में ये आंसर भी, फिर भी और अदर ऑप्शन को देखेंगे पहले हम। अनावेशित कण हैं, और इसके आगे है आवेशित तथा अनावेशित कण दोनों हो सकती हैं। देखिए अभी मैंने बताया कि जो कॉस्मिक वेव हैं, कॉस्मिक वेव जो होती हैं बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं, और कॉस्मोस में अधिकांशतः गामा रेज पाई जाती हैं। गामा रेज ऐसी किरणें हैं जो चार्ज पार्टिकल को लेकर के चलती हैं, और चार्ज पार्टिकल अपने आप में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इसका आंसर है आवेशित कण होती हैं, यानी कॉस्मिक वेव जो वेव्स होती हैं वो कैसी प्रकार की हैं? वो होती हैं हमारी आवेशित कण हैं, चार्ज पार्टिकल हैं। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये हाई एनर्जी वाले चार्ज पार्टिकल हैं जो स्पेस में लगभग लाइट की स्पीड से गमन करते हैं। नेक्स्ट है इसके आगे 9 नंबर क्वेश्चन, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? मतलब हमसे पूछा कि गलत कौन सा है एक्चुअल में। कॉस्मिक वेव्स, अभी हमने बताया कॉस्मिक किरणों के विषय में कि पहला तो ये चार्ज होते हैं इनके पास में, वे विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं। इसके आगे है उनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है। ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती हैं। वे सूर्य से उत्पन्न होती हैं। पहला तो ये कि ये सूर्य से भी उत्पन्न हो सकती हैं, और
ये बहुत ऊर्जा वाली भी होती हैं, उनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी भी होती है। देखिए जितना तरंग दैर्घ्य ज़्यादा छोटी होगी उतना ही उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ये अलग प्रकार की तरंग हैं कॉस्मॉस में जो पाई जाती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इसका 10 नंबर क्वेश्चन। परा उच्च ध्वनि यानी कि यह है परा उच्च आवृत्ति अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की तरंगें साधारणतः संचरित की जाती हैं। ये जो तरंगें होती हैं अंतरिक्ष तरंगों के रूप में इनको हम संचरित करते हैं अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी को। नेक्स्ट इसके आगे जो बाकी क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो वीडियो को यहीं पे हम फिनिश करते हैं। चैप्टर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।